ने स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले यह देखा कि मोहम्मद रफ़ी पहुंचे हैं कि नहीं। इर्द गिर्द निगाहें घुमाने के बाद इन्हें मालूम हो गया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दूर दूर तक मोहम्मद रफ़ी का कोई नामो निशान नहीं है। मौसीकार रवि थे, शकील बदव्यानी, यहाँ तक कि फ़िल्म के हदायतकार एम सादक भी, लेकिन नहीं थे तो रफ़ी साहब। ये बात ही उनका पाड़ा चढ़ाने के लिए काफ़ी थी। 60 की दहाई का दौर था। हदायतकार और फिल्मसाज गुरुदत्त चौदहवीं का चांद बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें वो खुद हीरो के तौर पर आए थे। ये फिल्म उन्होंने कागज़ के फूल के बाद बनाने का इरादा किया था। दिलचस्प बात यह है कि चौदहवीं का चांद का स्क्रिप्ट गुरुदत्त के पास बरसों से पड़ा हुआ था। एक दिन उन्होंने अपनी मेज़ की दराज से इसे निकाल कर असिस्टेंट एम सादिक को देते हुए कहा, अब वो ये फिल्म बनाएंगे। गुरुदत्त ने गुज़श्ता फिल्मों में इस मूवी की मौसीकी, शायरी, गुलकारी भी आला मेयार बरकरार रखने की ठानी हुई थी। गुरुदत्त और मौसीकार एस डी बर्मन के बीच फिल्म कागज़ के फूल के दरमियान कुछ तलखियाँ पैदा हो गई थी, इसलिए चौदहवीं का चांद के लिए उन्होंने मौसीकार रवि का इंतखाब किया था, जबकि नग़मे रोमानी गीत लिखने वाले शकील बदव्यानी ही के थे। गुरुदत्त की इस फिल्म में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। गुरुदत्त ने सिस्टर से जब रफ़ी साहब के बारे में पूछा तो पता चला कि वो आए ही नहीं। गुस्से में लाल होकर उन्होंने अपने भाई आत्माराम को बुलाकर हुक्म दिया, जितनी जल्दी हो रफ़ी साहब के घर जाएं और इन्हें बताएं कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सब इनका इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने भाई को ताकीद की कि वो रफ़ी साहब को अपने साथ ही लेकर आएँ। गुरुदत्त को ये फिक्र खाई जा रही थी कि इन्हें अगले दिन इस गाने की अक्सबंदी करनी है, जो अभी तक तैयार नहीं हुआ। आत्माराम भाई गुरुदत्त को गुस्से को जानते थे, इसलिए भागम भाग बांद्रा में रफ़ी साहब के घर गए तो उनके बेगम के ज़रिए मालूम हुआ कि रफ़ी साहब बम्बे के इलाके ताडेव की फिल्म सेंटर में किसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए हैं। भाई वापस आया, डरते डरते सारा माजरा गुरुदत्त को गोश गुजार कर दिया, जो गुस्से के आलम में एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब मजबूरी यह भी थी कि गुरुदत्त जानते थे कि रफ़ी साहब इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं, वरना वो कब किसी और गुलकार को इस गाने के लिए तलब कर चुके होते। कुछ सोचते हुए भाई से कहा वो फिल्म सेंटर जाएँ, अपने साथ ही गाड़ी पर रफ़ी साहब को हर सूरत लेकर आएँ। गुरुदत्त के भाई जैसे तैसे फिल्म सेंटर पहुँचे तो उन्होंने सुख का सांस लिया कि रफ़ी साहब वहीं थे, जो एक गाने की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थे। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शीशे से उन्होंने गुरुदत्त के भाई को देखकर हाथ की इशारे से कहा वो फारग होकर आते हैं। रिकॉर्डिंग जब मुकम्मल हुई तो रफ़ी साहब ने इंतहाई शर्मसार लहजे में माजरत करते हुए कहा, तख़ीर और तकलीफ़ के लिए शर्मिंदा हूँ। दरअसल जिस फिल्म का मैं गाना रिकॉर्ड करा रहा था, इसके हदायतकार मुतारद से ख़ुसूसी तौर पर आए थे और उन्होंने एक इजाफी गाने की दरख्वास्त की थी, जिसे पूरा करने के लिए मैं इधर आ गया। रफ़ी साहब को आत्माराम साल ले जाना चाहते थे, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा इनके पास गाड़ी है, वो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। गुरुदत्त के सामने पहुंचकर रफ़ी साहब ने एक बार फिर माजरत की, लेकिन इस सारे लम्हे में गुरुदत्त ने कुछ ना कहकर रफ़ी साहब से अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। रफ़ी साहब समझ गए थे कि गुरुदत्त इनकी वादा खिलाफी तख़ीर से आने पर नाराज़ हैं। इस दौरान हदायतकार एम सादिक इन तक पहुँचे और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है इन दिनों आप कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हैं। रफ़ी साहब ने शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम हदायतकार तो इनसे नाराज़ नहीं। रफ़ी साहब ने एम सादिक का सवाल जवाब देते हुए कहा, फ़िलहाल इतना तो मसरूफ़ नहीं, लेकिन जिस फिल्म के लिए नगमा सराई की वो बड़ी स्टार कास्ट की बड़ी फिल्म थी, नाम है फिल्म का ससुराल, जो गीत रिकॉर्ड कराया है वो वाकई बेहतरीन नगमाती और मदर है। गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए मुस्कुरा रवि बोले, क्या वाकई ऐसा है? तो फिर रफ़ी साहब पहले वो गीत सुनाए ताकि हम भी जान सकें कौन सा ऐसा गाना है जो आपको इस कदर पसंद आ गया। ये सारी गुफ्तगू ऐसे वक्त में हो रही थी जब गुरुदत्त साहब अपने केबिन में जा चुके थे। रफ़ी साहब ने हस्ब रवायत अपने रसीले अंदाज में गान गुनगुनाते हुए कहा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। रफ़ी साहब ने बताया कि धुन शंकर जे किशन की है। एक बार रफ़ी साहब ने दरियाफ्त किया कि क्यों जनाब, कैसा लगा आपको ये गीत? जिस पर रवि और एम सादिक ने मुस्कुराते हुए यही बावर कराया कि इनका गीत इस गाने से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन है। आपने इनके पुरतमाद रजे को देखते हुए जवाब दिया कि अगर आप लोग इस कदर एतमाद और यकीन के साथ बोल रहे हैं तो यकीनी तौर पर यह गीत भी शानदार ही होगा। अब चौदहवीं का चांद के इस गीत की रिहर्सल तीनों मिलकर करने लगे, जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी था, जिसके बोल थे, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कई मरतबा की रिहर्सल के बाद ये गाना बाकायदा रिकॉर्ड हुआ तो रिकॉर्डिंग केबल से निकलते हुए रफ़ी साहब का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उन्होंने एस के रवि और एम सादिक से कहा, वाकई आप लोग दुरुस्त ही कह रहे थे, ये गाना तो मेरे दिल को छू गया। क्या गीत था, क्या धुन थी और क्या शायरी। जिस पर रवि साहब ने कहा कि और क्या बेहतरीन आपकी गुलकारी। तीनों ही जुमले पर ज़ोर से हंस दिए। गुरुदत्त को जब ये गाना सुनाया गया तो उनका भी सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। जो गुलकारी वो चाहते थे उस गाने के ज़रिए मोहम्मद रफ़ी ने दे दी थी। दिलचस्प बात यह है कि रफ़ी साहब के चौदहवीं का चांद में 5 गाने थे, लेकिन शोहरत वाकई इस गीत को मिली। वहीदा रहमान, गुरुदत्त और रहमान की वजह से फिल्म क्लास की रोमांटिक म्यूज़िकल हिट साबित हुई। अगले साल 1961 में जब 8वीं फिल्म फेयर अवार्ड का मेला सजा तो ना सिर्फ मोहम्मद रफ़ी इस गाने के लिए बेहतरीन गुलकार का अवार्ड जीत चुके थे, बल्कि नगमा नगार शकील बदव्यानी को भी इस गाने के लिए बेहतरीन नगमा नगार का अवार्ड दिया गया। अंदाज़ा लगाएं कि फिल्म ससुराल वाला जो पहला गाना मोहम्मद रफ़ी को पसंद आया था और जिसके लिए उन्होंने गुरुदत्त को तवील इंतज़ार कराया, इस गाने की तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी नज़र ना लगे 1962 के फिल्म फेयर अवार्ड में रफ़ी साहब को बेहतरीन गुलकार का अवार्ड हाथ में थमा दिया था।